नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो जिस टॉपिक को पढ़कर 10वीं वर्ग में अधिक से अधिक नंबर लाया जा सकता है। और जो भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं और उनको यदि पास करने में भी लग रहा है कि हमको कोई दिक्कत है, यदि वो इस टॉपिक पर ध्यान दें तो इस टॉपिक को जो है सो आप यदि आप इस टॉपिक को ठोस कर लेते हैं तो आप भी 10वीं की परीक्षा में बढ़िया अंक प्राप्त कर सकते हैं और आपका भी सारा टेंशन दूर हो जाएगा। यह वीडियो हम जो शिक्षक पढ़ाते हैं यानी कि 10वीं के छात्रों को, उनके लिए भी हम बनाए हैं, क्योंकि उनको भी इससे सुविधा हो सकती है। यदि इन टॉपिकों के द्वारा वो अपने बच्चों को तैयारी करवाएंगे तो उनकी भी बच्चों की बेहतर तैयारी होगी और बच्चों का रिजल्ट निश्चित रूप से बहुत बेहतर होने वाला है। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो परीक्षा होती है कुल 500 अंकों की होती है, ठीक है। 500 अंक में से हम देखते हैं कि हिंदी मैथिली, इसमें क्या होता है इस दोनों में कि इस दोनों में 100 अंक का होता है परीक्षा, जिसमें से क्या होता है कि 50 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 50 दूना 100। और हिंदी कुछ बच्चे को आसान भी लगता है, उसका लेखक का नाम, पाठ का नाम ये सब याद रखते हैं, तो इससे उनको नंबर उसमें मिल जाता है, लेख सबसे नंबर ले आते हैं। फिर बचा साइंस, सोशल साइंस। तो साइंस में भी क्या होता है कि बच्चे साइंस में भी ऑब्जेक्टिव याद करके भी अपना नंबर ले आते हैं, उसका सब्जेक्टिव में भी 1-2 बना लेते हैं। सबसे बड़ा हेडक जो बच्चे के लिए होता है वो होता है मैथ। अब देखिए मैथ में क्या है, तो मैथ में बच्चों को यानी कि 100 नंबर का परीक्षा है, उसमें से पास करने के लिए 30 अंक लाना चाहिए, ठीक है, 30 अंक। अब इस 30 अंक में से आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड में ऐसा प्रावधान है कि 2 विषय मिला करके आप 8 अंक का ग्रेस ले सकते हैं, या केवल एक विषय में आपको 8 अंक का ग्रेस मिलता है। यानी कि यदि आप सभी विषय में, चारों विषय में पास रहेंगे, केवल मैथ में आपको यदि 22 अंक भी आता रहेगा तो 8 अंकों का ग्रेस दे करके आपको 30 अंक करके पास कर दिया जाएगा, जो बिहार बोर्ड का नियम है। बहुत लोग इस नियम से अनभिज्ञ भी रहते हैं। इसीलिए जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि उनको इस 22 अंकों का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये 22 अंक यदि वो ले आते हैं, मैथ में पास तो सब में पास बिहार बोर्ड में कहा जाता है। यदि आप मैथ में पास हो रहे हैं, मैथ में यदि आपको यानी कि जो पास मार्क है न्यूनतम वो आ गया, तब आप पास कर जाइएगा। ये वीडियो उनके लिए भी है जो कि चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक नंबर लाएं। तो अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए आपको हम बता रहे हैं इसमें कौन कौन सा आसान टॉपिक है, जिस आसान टॉपिक के द्वारा आप अधिक से अधिक नंबर मैट्रिक में ला सकते हैं। और मैथ में ही नंबर विद्यार्थियों को कम आता है। साइंस में क्या है कि आप यदि कोई बात है उसका एक लाइन भी आप लिख देते हैं, 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैथ में क्या है कि जब तक आपका नंबर पूरा यानी कि आपका आंसर नहीं मिलेगा तब तक आपको नंबर मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो आइए हम बात करेंगे उन टॉपिक के बारे में जो कि टॉपिक आसान भी होता है, शिक्षक को पढ़ाने में भी ज़्यादा उसमें तवज्जो नहीं देनी पड़ती है किसी चीज़ की, और बच्चों को भी पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये टॉपिक कौन कौन से सो देखिए। सबसे 1 नंबर पर टॉपिक है मौसो एवं लौसो, ठीक है, मौसो एवं लौसो। ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 या 2 रहता ही है, 1 या 2, यानी कि समझ लीजिए कि 4 अंक बच्चे चाहे तो यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों को सबसे पहला काम कीजिए, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको कम से कम पहले मौसो एवं लौसो सिखाइए। यदि वो मौसो एवं लौसो सीख जाते हैं, उनके पास 2 या 4 नंबर उनको यानी कि उनका ये फिक्स हो जाएगा। दूसरा टॉपिक उनको पढ़ाइए माध्य, ठीक है। माध्य में आप लोग देखते होंगे कि माध्य में क्या रहता है कि बच्चे को आप निकालना केवल सिखा दीजिए, वर्ग चिन्ह, ठीक है। और वर्ग चिन्ह जब निकालना आ जाएगा और वो गुना उस कर ले, यदि गुना कर ले, इतना तो 10वीं के विद्यार्थी से उम्मीद कर ही सकते हैं कि गुना कर लेगा, उसको फिर जोड़ करके और कुल बारंबारता से क्या करे, भाग दे दे। इतना उसको सिखाइए कि आप इस लायक कम से कम हो जाइए, ठीक है। तीसरा जो आसान टॉपिक है, इसको माध्य से भी पहले रखा जा सकता था, प्रायिकता। प्रायिकता हम लोग देखते हैं कि प्रायिकता से हर साल 1-2 क्वेश्चन रहता है, और ऑब्जेक्टिव में तो रहता है, ये सब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। जो 30 पूछे जाते हैं उस 30 में से 15 का ही जवाब देना होता है, उस 15 में से 1 या 2 प्रायिकता रहता ही है, ठीक है। तो प्रायिकता बच्चों को सिखाया जा सकता है आसानी से, क्योंकि प्रायिकता में हमेशा ज़्यादातर देखे हैं कि थैला में 3 लाल 5 काली गेंद है, इस प्रकार वाला क्वेश्चन रहता है। उस क्वेश्चन को बच्चे जो हम देखे हैं कि आसानी से एक बार में समझ जाते हैं। अब विवेचक ज्ञात करना, आप लोगों को बता दें कि इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति बताएं, एक में कहता है क्या कि केवल विवेचक ज्ञात करें। तो जब केवल विवेचक ज्ञात करना होता है तो उसको केवल डी निकालना बताइए, ठीक है। कोई समीकरण दिया रहेगा और उस समीकरण को आप बच्चों को बताना है कि इसमें से हम कैसे डी ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है। डी का इजी फार्मूला भी है, जिस फार्मूला के आधार पर बच्चे आसानी से ज्ञात पकड़ पाएंगे, तो ये भी आप उसके बाद इस टॉपिक को रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, एपी में पद ज्ञात करना, यह भी एक आसान टॉपिक है। इसको हमने आसान से भारी की और जो है सो टॉपिक को इसमें लिखा है कि आप ऐसे ऐसे करके तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो एपी में पद ज्ञात करना, एपी में जो पद ज्ञात करने वाला क्वेश्चन होता है वो भी ईजी होता है, जिसमें कि बच्चे आसानी से देखते हैं कि ए, डी और एन ये तीनों निकालना सीख जाए, फार्मूला उनको याद हो जाए, वो इसको बना लेंगे। उसके बाद जो टॉपिक होता है दूरी सूत्र से प्रयोग कर, दूरी सूत्र के प्रयोग से दूरी ज्ञात करना, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को केवल इसमें ये माइनस प्लस का साइन यदि पता चल जाए कि यहाँ माइनस है, यहाँ -2 दे दिया है, तो फिर क्या होगा, इस पर यदि उनको कमांड हो जाए तो वो दूरी सूत्र के प्रयोग से दूरी ज्ञात कर पाते हैं। दूरी सूत्र से प्रयोग से दूरी ज्ञात करने में बच्चों को यही चिन्ह को समझने में ही प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों को चाहिए कि इस चिन्ह को आप अच्छा से समझ लें, और जब अच्छे से इस चिन्ह पर आपको कंट्रोल हो जाएगा तो आप दूरी ज्ञात करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपका छठा टॉपिक है। सातवां टॉपिक है बहुलक। बहुलक जो है हमको तो लगता रहता है कि माध्य, माध्यक और बहुलक में से तीनों में से सबसे आसान बहुलक है। ऐसा क्यों? बहुलक की क्या खासियत है कि बहुलक में क्या होता है, जब आप बहुलक बनाते रहिएगा तो देखिएगा कि बहुलक में क्या होता है कि आपको इसमें ये सारणी दिया रहता है, ठीक ना। और इस सारणी में से क्या होता है कि इसमें 2 ही सारणी है, कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। माध्य में आपको अलग से बनाना पड़ता है वर्ग चिन्ह के लिए, लेकिन बहुलक में नहीं बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ वर्ग दे दिया है ना, क्लास इंटरवल दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, इसी से आप देख लीजिएगा कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है, वही बहुलक वर्ग होगा, उसी हिसाब से बन जाता है। तो बहुलक को हम दर्जा देते हैं माध्य से भी, इजी में भी, लेकिन यहाँ पर हम बाद में लिखेंगे। बच्चे माध्य थोड़ा आप जल्दी पढ़ते हैं तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है, बहुलक बाद में पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा कठिनाई होती है। लेकिन बहुलक भी जो है यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके द्वारा कि बच्चे, इससे तो 5 अंक का क्वेश्चन अब पूछने लगा है, पिछले बार ही पूछा था, उससे पिछले बार ही पूछा था, तो 5 अंक का क्वेश्चन इसमें ईजी आता है। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लिए बच्चे यदि केवल फॉर्मूला को याद रखते हैं बस, और उनका 2 चीज़ और अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन, गुना और भाग। फार्मूला, गुना और भाग को यदि वो ठोस कर लेते हैं तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला टॉपिक जो है सो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बच्चों को चाहिए कि बहुपद का गुणनखंड, ठीक है। बहुपद का गुणनखंड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चे 6, 7, 8 क्लास से ही गुणनखंड बनाना शुरू कर देते हैं, उनका गुणनखंड पर कुछ पकड़ रहता है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन फिर भी उनका पकड़ जो है सो इस गुणनखंड पर रहता है। तो इस गुणनखंड को भी यदि बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे तो उनको जो है सो अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो। उसका विलोपन विधि से मान ज्ञात करना, ठीक है। देखिए आप ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग का मान कई तरीकों से निकाला जाता है, लेकिन उसमें जो विलोपन विधि वाला मामला है यह थोड़ा आसान लगता है बच्चों को, प्रतिस्थापन विधि के मुकाबले, वज्रगुणन विधि के मुकाबले। तो उनको एक विधि बता दिया जाए, विलोपन विधि से मान ज्ञात करना। और 11वां टॉपिक है माध्यक। माध्यक हो गया क्या, जब आपको दिया रहता है, यानी कि आपको तालिका दिया रहेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो संचय बारंबारता वाला एक नया बनाना पड़ता है, और इससे बच्चे उसको ज्ञात करते हैं। माध्यिका थोड़ा भारी इसलिए है क्योंकि इसमें माध्यक वर्ग निकालना थोड़ा टफ है, ठीक ना। और इसमें फिर जो है सो इसका दशमलव का मीटर ज़्यादा आता है। तो इन 11 टॉपिक को पढ़ करके बच्चे चाहेंगे तो कम से कम 30 अंक ला सकते हैं, ठीक है। इस 11 टॉपिक के द्वारा बच्चे जो हैं कम से कम 30 अंक ला सकते हैं, और वो 30 अंक जो है सो इनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, जिससे कि वो आसानी से पास कर जाएंगे, ठीक है। हम तो कहते हैं कि इस 11 में से यदि बच्चे मात्र 5 टॉपिक भी पढ़ ले तो उनके पास होने की गारंटी है। 5 टॉपिक से यदि एक क्वेश्चन ही पूछता है तो 5 गुने 2 कितना हो गया, 10 अंक यदि ले आते हैं उस सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इधर उनको यदि मान लीजिए एकदम कमज़ोर है पढ़ने में, तब हम कह रहे हैं, तो इधर उनको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जो 50 है उस 50 में से उनको यदि 12, 13 भी सही हो गया, 23 हो गया, तब भी ग्रेस। हम ये एकदम कमज़ोर बच्चे के लिए कह रहे हैं कि जिनको एकदम यानी कि मैथ में कुछ नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए कह रहे हैं। तो उनको 5 टॉपिक इसमें से यदि पढ़ा दिया जाए बढ़िया से, या बच्चे जो है सो 5 टॉपिक पर फोकस कर ले कि हमको कम से कम इसका 5 टॉपिक पढ़ लेना है। अब आपको यदि मैट्रिक पास करना है तो आपको इतना तो करना पड़ेगा कि कम से कम 5 टॉपिक को आप देख के जाइए, और 5 टॉपिक को यदि आप देख के जाते हैं, और ये आसान टॉपिक है, इस टॉपिक में से यदि आप 5 टॉपिक को देख करके जाते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का है, और आप मैथ में पक्का पास कर जाइएगा। और जब आप मैथ में पास कर जाते हैं तो आप समझिए कि
और विषय में भी पास कर जाइएगा। जो तेज विद्यार्थी है उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि ये 11 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछता है, फिर भी उनका जो है 11 क्वेश्चन हो जाएगा। 4 क्वेश्चन के लिए उनको ये करना पड़ेगा। और उसमें भी है कि इसमें कोई किसी टॉपिक से 2 भी क्वेश्चन पूछ देता है ना। हमको तो लगता है कि 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन लिखे हैं, इसमें सारा आ जाएगा। उसमें से पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से 3 क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो ये भी आ जाएगा। तो 14-15 क्वेश्चन आपका इससे कवर हो रहा है। और यदि आपका 14-15 क्वेश्चन कवर हो जाता है तो आप आपका जो है सो 2 नंबर वाले क्वेश्चन का आपका जो है सो टेंशन दूर हो जाएगा। तब आप कहाँ भी लगिएगा, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस किस प्रश्नों की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इसको पढ़ना शुरू कीजिएगा। इसमें एक ध्यान दीजिएगा कि पढ़ने में क्या तरीका होना चाहिए। जैसे आज हम मौसा वौसा पढ़ लिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कभी 15 मिनट का टाइम रखेंगे सामने कि इसका रिवीजन हम तब करेंगे। आज कर लिए 15 मिनट उसका रिवीजन, अगला दिन हम माध्य पढ़ेंगे, फिर माध्य के लिए हम 15 मिनट का टाइम रखेंगे। तो मान लीजिए आप 6 बजे रखते हैं शाम में, तो 6 से 6:15 ये पढ़िएगा, और 6:15 से 6:30 तक क्या है आपको पढ़ना है ये, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा आपका, इस तरीके से क्या होगा कि आपका ये रिवीजन जो है सो होते जाएगा। फिर अगले दिन हम पढ़ेंगे ये, और जब आपका 4 हो जाएगा, 1 घंटा मात्र रिवीजन का टाइम देना है। 4 हो गया तो आप 6 बजे से 7 बजे तक रिवीजन कीजिएगा। अब जब 7 बजे तक रिवीजन कीजिएगा तो अगले दिन जब आप 5वां टॉपिक पढ़िएगा तो पहले टॉपिक को फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिवीजन करना जरूरी है। जिस सवाल को हम आज बनाए हैं उसको 2 दिन 3 दिन लगातार बनातेंगे तो हमको वह सवाल जो है सो उसका पकड़ एकदम हमारे ऊपर आ जाएगा, और जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतर होगी। ऐसा चाहिएगा कि नहीं एक दिन पढ़ लिए हो गया, आप एग्जाम में देखेंगे तो नहीं होगा। रिवीजन करना जरूरी है। अभी 10th का जब आपका एग्जाम नज़दीक है, अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। जिन प्रश्नों का बना लिए हैं, आपको लग रहा है कि हमको आ गया, उसको भी आप रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो वीडियो में मैंने बात बताई है इस पर अमल करेंगे, और अमल करेंगे तो आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी शिक्षक हैं उनको भी चाहिए कि हम इस तरीके को अमल करके बच्चों को अधिक से अधिक नंबर दिलवाएं, ताकि बच्चे बेहतर मार्क्स ला सके। और जो बच्चे उम्मीद हार चुके हैं पास करने का, उनको क्या होगा कि उनको भी एक उम्मीद जगेगा, और वही यदि मैथ में उनको लगने लगा कि हम पास कर जाएंगे तो और बेहतर कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं, बढ़िया नंबर ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम संबंधित कोई भी जानकारी होगी, कोई भी यदि टिप्स होगा तो हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसके द्वारा कि रेगुलर टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आप भी जो है रेगुलर टेस्ट दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।